जय हिंद जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। और आज विश्व आदिवासी दिवस है। उसके लिए विश्व के सभी आदिवासी समुदाय के अपने भाइयों परिवारों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देश अब गरीब न परेशान हो, किसान बस आबाद हो, कर्ज क्या है तख्त पे सरकार हो, सब या गोली से नहीं, हम सोच से बलवान है। इंसानियत ही धर्म और वही मेरा ईमान है। ये सोच नहीं मेरी, ये शहीद का विचार था। हथियार हाथ में लिया जब एक ही उपचार था। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वीरता कथा से लाभ, भगत सिंह जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वीरता कथा से लाभ, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह से आती उसको देश था गुलाम। जब किसी ने पूछा कोर्ट में तूने क्यों ना दलील की, बोला इंकलाबी हूँ मैं, शहीदी मेरा जवाब है। 2 घंटे बाकी मिलने से वकील भी घबरा रहा, देखा उसने पिंजरे में एक शेर मंडरा रहा। मंगवाई थी किताब जो वो छीन के पढ़ने लगा, बेखौफ कितना होगा वो ये सोच के देखो जरा। वक्त कम था लेकिन तलब तो बेहिसाब थी, ज्ञान कितना है जरूरी उसने ये मिसाल दी। वकील बोला दुनिया को कोई आखिरी पैगाम दो, नजर हटाए बिन कहा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वीरता कथा से लाभ, भगत सिंह जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वीरता कथा से लाभ, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। वक्त से पहले ही मुझको लेने आ चुके थे वो, पर सकूं बदिया ये कितना तो मुझको वक्त दो। एक दोस्त से कहा तलाना घर का खाना खाना है, भूख तो नहीं थी पर अनमोल माँ का खाना है। उस आखिरी समय में ममता न थी नसीब। रेंट किया इसकी एक्टिव राइट टेक्नोलॉजी कपड़ों को देखकर।
कमलेश भैया, जय हिंद जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। एक मिनट लाइन पे रहेंगे और 2 मिनट बाद मैं अपने कर्तव्य को शुरू करूंगा। तुम बुलाइए, क्या कुछ बोल रहे हैं? बुलाइए। कुछ बोल नहीं रहे हैं, यही बोल रहे हैं। बताइए श्रीमान। बोले हैं कुछ, हम बोले कि नहीं, मैं तो आपके बारे में कुछ शिकायत किया नहीं हो, गलत शब्द के बारे में कोई चीज। जहाँ तक बात रहा, आप पहले इनसे पूछ लीजिए मैं क्या बोला है, इनको क्या नहीं बोला। हाँ, जो बात है आप व्हाट्सएप में जो डाले हैं ना कि आयुष्मान कार्ड बनाने का शुल्क 200 रुपया, उस विषय में मैं देखिए, आप मेरे को जानते होंगे शायद, थोड़ा बहुत मैं देखा हूँ, देखे है ना, मतलब परिचित नहीं हो। हाँ ठीक है। मेरे को बस ये बताइए कि अभी अगर मेरे को कोई गाड़ी वाला एक्सीडेंट नहीं करता है, मैं किसी के ऊपर आरोप लगा दूंगा जबरदस्ती। आप स्वीकार कर लीजिए उस चीज को कि हाँ गलती हो गया, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर ये बोलेंगे कि मैं नहीं बोला हूँ तो फिर गलत है। ये मैं तो वही बोलने तो आया हूँ भैया, मैं वही बात बोलने आया हूँ भैया कि एक भाई साहब जो है ना पहले भी आए थे, तो मैं इनका जो है ना कार्ड नहीं बन पा रहा था, कार्ड नहीं बन पा रहा था, फिर भी मैं इनका हेल्प किया था। उस समय भैया से मैं 5 रुपए बोला हूँ ना कि हाँ भैया मेरे को नहीं, आज के डेट में जब ये बनाए, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। 2 दिन आए थे मेरे पास। पैसे का मांग नहीं किया है आप? नहीं, मैं बोलूंगा भैया, है 2 मिनट। मतलब मांगे है कि नहीं, ये बात बताइए। मैं बोला कि भैया 200 रुपए आप मेरे को दीजिए, तो ये बोले कि रुपये मेरे पास पैसा नहीं है। तो भैया 200 किस चीज का मांगे थे ये बताएंगे? भैया देखिए, हम लगा रहे थे इनकी वाइफ ना, तो आधार कार्ड जो है ना किसी और का था, नंबर डाला हुआ, इससे आधार राशन के में तो लिंक रहता है, आधार किसी का और था। तो मैं इनका फोटो खींच के बनाया था, तो मैं भैया को बोला कि भैया 200 रुपए दे दीजिएगा। तो बोले वो बनाने का अथॉरिटी है आपको? कार्ड बनाने का मतलब मेरे को आईडी मिला है। आईडी मिला है तो ठीक है, जो बोले फोटो के लिए जो है ना, पैसे का अनुमति है कि नहीं? पैसा का अनुमति तो 200 मांगे थे, वो लीगल था अनलीगल था? मैं मांगा हूँ भैया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब मांगे थे ना? हाँ, मैं बोला हूँ। स्वीकार करते हैं ना गलती है? हाँ, तो क्या है कि दोबारा इस चीज को नहीं करेंगे। अगर हाँ सरकार आपका मानदेय जो दे रहा है, अगर वो जो है आपको समय नहीं दे रहा है जो जितना बनता है, तो आप मेरे को बोलिएगा, हम आपके लिए भी लड़ेंगे। लेकिन जहाँ पे सरकारी शुल्क नहीं लगता है सरकारी कामों के लिए, जो आम हित के लिए जो काम है, अगर आप वहाँ पे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अगर आप उनसे पैसा मांगते हैं और इनको बाद में पता चलता है कि पैसा नहीं लगता है, तो आपको ये ईमानदार तो नहीं समझेंगे, घूसखोरी कहेंगे ना। चाहे 100 रुपया लीजिए, चाहे 10 रुपया लीजिए, घूस तो घूस होता है। और ड्यूटी कर रहे हैं तो फ्री में तो नहीं कर रहे होंगे, आप पैसा मिलता होगा। तो एक ईमानदार, मतलब कोई भी काम करने वाला, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, स्टाफ हो, झाड़ू मारने वाला, दूध बेचने वाला हो या मिस्त्री हो, अगर उसको वो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है तो उसके काम का कोई महत्व नहीं रहता है। सोच के देखिए कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वहां पे अगर आप आम लोगों से 100, 200, 500 घूस लेते हैं तो ये तो अपराध है एक प्रकार से। भ्रष्टाचार इसी में बढ़ रहा है, आपको मालूम है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, कम बेसी हो रहा है, तो आप सरकार से लड़िए, ऊपर वालों से बोलिए कि हाँ हमारा इतना में नहीं हो रहा है भाई, या हमको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, सरकार दे। लेकिन पब्लिक को जहाँ पैसा नहीं लगना है, अगर पब्लिक से पैसा मांगेंगे तो पब्लिक तो यही समझेगा कि भाई सरकार और सिस्टम जो है करप्ट है। तो मैं ज्यादा बहस ही नहीं करता हूँ, मैं वैसे बोलता भी नहीं। अगर मेरे पास मामला नहीं आता तो मैं आपको बोलता क्या? नहीं भैया, आप माने ना कि हाँ बोले थे, तो भविष्य में इस चीज को नहीं कीजिएगा। और अगर आपको दिक्कत होता है, आपके लिए लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल भैया, मैं आपको एक मौका दूंगा भैया, ठीक है। लेकिन भविष्य में आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा शिकायत मेरे पास ना आए। जैसे आप इनके लिए लड़ रहे हैं ना भैया, आप एक बार मेरे लिए भी लड़ लीजिए। नहीं, आप बताइए ना मेरे को कहाँ पे दिक्कत है, मैं लड़ूंगा। मैं 2016 सितंबर से काम कर रहा हूँ। कलेक्टर दर मेरे को रखे थे अनुज कुमार सरन। आज तक मेरे को कलेक्टर दर का सैलरी नहीं मिल रहा है, सिर्फ 8,500 ही मिल रहा है। कलेक्टर दर का सैलरी कितना है? 10,600 रुपया है। तो ये जो 8,000 आपको मिल रहा है, किस हिसाब से मिल रहा है? कलेक्टर दर का जो 17 में था ना रेट, वही मेरे को आज तक मिला है। कलेक्टर सर के मैं 3 बार लेटर दे चुका हूँ,
कल भी गया हूँ, हाँ। फिर भी बोलते हैं कि 11 तारीख को। मैं 11 को ना बोल के आपको, हाँ। मैं आपको 12 या 13 तारीख को हाँ। आपको बस सूचना दूंगा कि सर मेरे को ठीक है ना? ऐसा है भैया। तो जिम्मेदार अधिकारी कौन है उसके लिए? वो कलेक्टर ही है। तो ठीक है, कलेक्टर साहब के पास चल के मिलेंगे, आप मेरे को वो लिखित में दीजिए कि ऐसा ऐसा समस्या है, बिल्कुल। मैं आपका भी आवाज उठाऊंगा, मेरा तो काम ही आप वही है। मेरे को नंबर दे दीजिए। नंबर बता दीजिए सर, ठीक ना? इसके लिए देखिए जो- मेरा कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, भैया। कई पत्रकार मेरे को फोन किए कि नहीं इसमें खबर बनना चाहिए, मैं बोला नहीं हो गया, सैकड़ों विभाग में हर जगह करप्शन है, एक को हम टारगेट करके बाकी को नंबर है ना भैया? नहीं बचा सकते। ठीक है ना? नंबर ले लो। हाँ हाँ भैया इस बार जो है ना सर के पास फोन आया था मेरा, हाँ वहाँ से मैं काम करने के लिए आया था, क्योंकि जैसे जो मरीज भर्ती होते हैं हाँ। तो डिस्चार्ज पर्ची अपलोड करना रहता है, हाँ। लेकिन जैसे मैं सुना ना कि भैया शिकायत कर दिए हैं हाँ। तो वहाँ से फोन आने लगा, तो इस बार मेरे को जो है ना वो कर दीजिए। मैं कुछ नहीं हूँ साहब, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप खुद से स्वीकार रहे कि हाँ ये चीज नहीं होगा तो मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या है? मेरे को कोई सजा देगा तो तकलीफ लगेगा ना, आपको भी सजा मिलेगा तकलीफ लगेगा, तो वहाँ पे तो स्वीकारना बेहतर है। मैं तो मान रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। हाँ तो वो हो गया बस खत्म। मेरे को कई लड़के फोन किए कि नहीं खबर लगाइए, मैं मना सर किया। के पास भी जो है ना मेरे को जाना है, तो सर के सामने जो है ना हाँ। बुलाया जाएगा इनको भी। तो हो गया, वहाँ पे बोल दीजिएगा कि जो खबर मतलब लगाने के लिए बोल रहे थे वो खबर नहीं चलेगा, बस आप स्वीकार लिए, मेरे लिए इतना काफी है। क्योंकि कहीं बड़े शहर में जाएंगे आपके घर परिवार के लोग को दिक्कत हो जाएगा, और वहीं अगर आपसे अगर इस टाइप से मांग करेंगे, आपके पास नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? हैं? डॉक्टर नर्स ये सब मतलब भगवान का रूप होते हैं ना, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है भैया, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कहाँ हूँ यार, आम इंसान भैया हूँ को मैं। बस बता दीजिए कि मेरे साथ मैं काम कराने के लिए इनको मैं बोला था और कुछ नहीं। अगर ये बोल देंगे तो मेरे को वहाँ डांट कम पड़ेगा भैया। बोल दीजिएगा, ठीक ना? हाँ कि दोबारा बोले ऐसा नहीं होगा, गलती हो गया था, ठीक, मैं बस खबर नहीं आपको लगाऊंगा। बस यही बोलना है कि हाँ मेरा काम नहीं हो पा रहा था, इससे मैं करवाया था, मैं खुशी से देने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे पास नहीं था तो 200 बोला था, लेकिन अब कोई बात नहीं। अब मत परेशान हुई है, वो जितना बात को घुमाएंगे ना उतनी बढ़ता जाएगा। अधिकारी को एक लाइन में बोलिएगा मेरे से गलती हो गया था, दोबारा गलती नहीं होगा, एक मौका दिया जाए। मेरे को बोलेंगे मैं बात करके बोल दूंगा, बस मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि दोबारा ऐसा नहीं कीजिए, ठीक ना? क्योंकि ऐसा समस्या आपके साथ भी हो सकता है, बाहर जाएंगे कभी तो। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। ठीक, निकलिए। खदान में नहीं हूं सर जी, बलरामपुर में हूं। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। खदान का इसलिए डाला हूं कि वहां पे कई लोग वहां से अपने रिपोर्टर हैं, संवाददाता, कई वहां पे असमस्याएं हैं, परेशानियां हैं। खान प्रभाग के जो वहां के अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब कई लापरवाही करते पाए गए हैं, बताया जाता है, और उनसे जब पत्रकार सवाल करते हैं तो वो भाग खड़े होते हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। इसलिए वहां पे हिंडाल्को डाला था, और वो उनका काम है, करें, उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा। लेकिन जो सरकार के साथ एग्रीमेंट होता है, अनुबंध होता है, उस अनुबंध को अगर ईमानदारी से हमारे सरगुजा संभाग में जो हिंडाल्को का खदान है, बॉक्साइट निकलता है, तो ये चीज फिर एक प्रकार से अवैध होगा, और कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्यों से, दायित्वों से भाग रहे हैं, उसमें बेईमानी कर रहे हैं, तभी वो पत्रकारों का सामना नहीं कर रहे हैं। वैसे हम कोई पत्रकार तो है नहीं, देश के एक आम इंसान, नागरिक हैं। हाँ, हमको जो खुद के लिए या दूसरों के लिए गलत दिखता है उसके लिए आवाज उठाते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। और मुझको जहां तक जानकारी है, लगभग 11-12 में मैं एक बार, 12 या 13 में रायगढ़ गया हुआ था, जांजगीर चांपा।
तो हमारे एक वरिष्ठ सम्मानीय बड़े पत्रकार हैं दिल्ली से, उनके साथ जब गया था तो वहां एक महिला सांसद थी रायगढ़ में। तो हमारे जो बड़े भाई महोदय हैं उनका मीटिंग था, कमला देवी पाटले करके कोई सांसद हुआ करते थे उस समय। तो मैं तो छोटा था, उतना कुछ जानकारी नहीं था। तो वहां पे जो बात वगैरह सुना मैं, उसमें कलेक्टर साहब को भी इन्वॉल्व किया गया जो रायगढ़ के थे उस समय के, और सांसद महोदय और एक पत्रकार महोदय, तीन लोगों के बीच की बात थी। लेकिन कलेक्टर महोदय उस समय वहां पे नहीं थे, संसद महोदय से जो है वहां पे बात हो रहा था। तो उस हिसाब से मेरे को उस समय जानकारी मिला कि ये जो इस टाइप के प्लांट होते हैं, खदान होते हैं, इनके लिए सरकार से जो अनुबंध होता है उसमें कई प्रकार के शर्त होते हैं। प्रदूषण कंट्रोल के लिए, पर्यावरण का जो वहां का वो होता है, दबाव होता है, उसको संतुलन में रखने के लिए, और भी बहुत से ऐसे चीज हैं जो मैं ऐसे शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो हमारे साथ लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार, उनको मालूम है कि क्या कैसे होता है। तो मैं बहुत जल्दी जो है सामरी आऊंगा और मैं वहां पे लिखित में वहां के जो मैनेजर होंगे या क्या बोलते हैं उसको, वहां के जो इंचार्ज होते हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। और एक चीज और मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अगर मैं सार्वजनिक मंच पे कुछ कर रहा हूं देश हित में, समाज हित में, तो मेरा ये जिम्मेदारी और दायित्व भी बनता है कि अगर मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं उसके जवाब दूं, भागू ना। तो सामरी माइंस में जब पत्रकार महोदय पहुंचते हैं वहां किसी मामले में, किसी सवाल के उत्तर के लिए, तो वहां पे यह बताया जाता है कि हम ऑथोराइज नहीं है पत्रकारों का जवाब देने हेतु। आप सभी जानते होंगे कि सभी कार्यालयों में एक जन सूचना अधिकारी होता है। वो इसीलिए होता है, वो जवाब देने होता है। जीएम होते हैं। जी सर, थैंक यू बताने के लिए। आप लोग भाई हैं, इतना तो करेंगे। जिस चीज को नहीं जानता हूं आप लोग बताएंगे कि इसको ये बोला जाता है। हमको अपने देहाती हिसाब से जो समझ में आता है बताते हैं। अच्छा किया बता दिया। तो वहां पे जो है जवाबदेह हमेशा उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि वो किसी जो माइंस है, खदान है, वो कहीं दूर दराज बिराने में नहीं है, रेगिस्तान बंजर में। वहां पे लोग रहते हैं, आम लोग। अगर उनके किसी एक्टिविटी से या गलत निर्णय से वहां के आम लोगों के जीवन में निगेटिव प्रभाव पड़ते हैं या उनका जीवन अस्त व्यस्त होता है, तो उसको जिम्मेदारी पूर्वक उस समस्या को हल करना चाहिए। और जो पत्रकार वहां पे जाके अगर सवाल करते हैं तो उनके जवाब देने चाहिए, और जवाब देने वाले वहां पे कर्मचारी या जनप्रतिनिधि जो हैं उनके उपलब्ध होने चाहिए। ये जिसका लाठी उसका भैंस वाला तो हाल हो गया। इतना बड़ा माइंस जो है, और वो जमीन किसका है जहां पे ये खदान है, वो वहीं के लोगों के हैं। और उस खदान के कारण अगर वहां के लोगों को तकलीफ हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। और वहां के समस्याओं को, वहां के पत्रकारों के सवालों को लेके सामंजस्य बना के
उसको बहाल करें। नहीं तो आप सभी को पता भी होगा, कुछ लोगों को जो उस क्षेत्र से जुड़े होंगे, वहां के भी 7-8 साल से बहुत से डेटा रखा हूं, वहां के आवेदन रखा हूं मैं, वहां से जुड़े हुए लोगों के। और वैसे भी मैं जब तक जीवित हूं, जब तक मेरे जिस्म में जान है, इस रास्ते को मैं बंद नहीं करूंगा। और जहां जहां मुझे जो जो विकल्प देखेंगे, मैं अनुशासन को समझता हूं कितना महत्वपूर्ण है, हमारे बीच कितना अनिवार्य है, वो ये भी जानता हूं। तो बाकी लोग जो हैं, वो जिस क्षेत्र से भी जुड़े हैं, वो खुद को ईमानदार बना लें, क्योंकि देश और समाज हित में किए जाने वाले काम, आम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं, वो पारदर्शी होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सर जी, मैं आपको भी मालूम है कि बस थोड़ा सा ये जो चक्रव्यूह में फंसा हूं, बस निकलने ही वाला हूं। जैसे ही मैं इससे निकलता हूं, मैं कोशिश करूंगा, जितने आज तक मेरे पास पेंडिंग केसेस हैं, जितने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है मेरे ऑफिसों में, जो लोग जुड़े हुए हैं वो आके देखे होंगे। सुबह के लगभग 5 बजे से मैं अपना काम शुरू करूंगा और रात्रि के कम से कम 9 बजे तक मैं काम करूंगा। इस बीच हमेशा लक्ष्य रहेगा कि कम से कम जो है सैकड़ों लोगों का समस्या हल हो सके। और ये हम ही से नहीं होगा, ये जैसे जैसे समस्या हल होते जाएंगे, लोग जागरूक होते जाएंगे, वो अपने अधिकारों को पहचानेंगे और वो लड़ना भी सीख लेंगे। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पे चरम सीमा पे जो है भ्रष्टाचार जारी है। मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से फोन आया था, अभी आपने सुना होगा, जो बात कर रहा था। किसी आदमी ने बताया कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है सरकारी कार्य में जो निःशुल्क होते हैं। अब वो मुझ तक आया है, उसका आने का लक्ष्य एक ही होगा कि कुछ काज दे के सलटा लो। आप लोग भी समझते होंगे, ऐसा ही हो रहा है हर जगह। ये ले दे के मामला निपटाना होता क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कोई विदेश नीति तो नहीं है। ले दे के मामला निपटाना कैसे संभव है, क्योंकि एक लेने वाला भारतीय है, देने वाला भी भारतीय है। जब दे लेके मामले निपट रहे हैं तो भारत और भारतीय अनुशासन, नियम, कानून कहां है? फिर लोकतंत्र कहां है? समान न्याय व्यवस्था कहां है? जातियों पे तो घमंड है लोगों को। मैं कई इस वीडियो में और भी कुछ चीजों को लेके बताऊंगा। एक आदिवासी समाज जो है और एक समाज जो है
मेरे लिए तो सब मेरे भाई हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं, लेकिन लोग के हिसाब से वो जातियों में बटे हैं। जो हमारे बहुत से मित्र हैं यादव समाज से, हमारे छत्तीसगढ़ में कम पढ़े लिखे हैं, और उनके साथ एक उपाधि बहुत बड़ा है। कृष्ण भगवान के वो फॉलोअर हैं। गवाला जिनको बोला जाता है। लेकिन मैं अपने इन्हीं दोनों आंखों से देखा हूं, इन्हीं कानों से सुना हूं, अपने शहर में ही बहुत से यादव युवा हैं जो हमारे आपके उम्र के सभी उम्र में आते हैं। उनके साथ शहर के कुछ तथाकथित जो पूंजीपति लोग हैं, अमर्यादित भाषा का, व्यवहार का उनके साथ प्रयोग करते हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? उस समाज में शिक्षित लोग कम हैं। धर्म के आधार से भी शिक्षित हुए रहते तो उनको मालूम होता कि हम कृष्ण जी के मानने वाले हैं, और समाज में हमको अगर झूठा बोला जाता है, पानी मिलाने वाला बोला जाता है, तो शायद सोचते, क्योंकि समाज में लीडर नहीं है। और जिस समाज में या जिस कबीले का लीडर नहीं होता एक गार्जियन, वो समाज का, उस क्षेत्र का, उस कबीला का पतन हो जाता है। आज सभी क्षेत्र में, सभी समाज में, राजनीतियों में सभी दावेदारी ठोक रहे हैं बाप बनने के लिए, लेकिन प्रस्तुत कोई नहीं कर सकता कि हमारी काबिलियत क्या है, योग्यता क्या है। अगर उनके पास काबिलियत होता, योग्यताओं को अपने पहचानते, क्या बोलते हैं उसको, मूल को, तो सोच के देखिए 600 650 ml का शराब जो है 1000-1200 में मिलता है, लेकिन जो गाय और भैंस का दूध है वो 40-50 रुपए में मिलता है। उसको दरवाजे दरवाजे जाके बांटना पड़ता है। उसके बिना कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में दूध का उपयोग ना होता हो, उनके बच्चे ना पीते होंगे। मैं ये मानता हूं कि अगर हमारे गवाला समाज के लोग समझदार होते, बुद्धि विवेक होता, वो आजाद होते, तो वो तर्क करते, वितर्क करते, वो सोचते कि जिस दारू को सरकार बनाता है, पब्लिक का उसमें कोई वो नहीं है, वो अपने हिसाब से रेट तय मूल्य करते हैं उसका। क्या किसानों के पास अधिकार है कि वो अपने चारा का, अपने जो आदमी रखा है उसके लिए, वो जिन गाड़ियों से ट्रांसपोर्टिंग करते हैं दूध का शहर तक, उसके लिए सरकार उनको कितना जीएसटी देता है? अगर वो समझदार होते, उनका अपना यूनियन होता, कच्चा उत्पादन है दूध, लेकिन उसका भी एक मूल्य तय होता। लेकिन नहीं, वो जागृत नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, इसलिए उनको अमर्यादित भाषा का प्रभाव और दंश झेलना पड़ता है। कई जगह गालियों को भी उनको सुनना पड़ता है। मेरे आंख के सामने कई ऐसे युवा हैं, ऐसा लगता है जो मंद बुद्धि है, जबकि वो घर चला रहे हैं, बागडोर है उनके ऊपर। अब सोच लीजिए कि ऐसे युवाओं को अगर किसी ऑफिस में, किसी हॉस्पिटल में कहीं जाना पड़े तो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा? क्या संस्कार है? हमारे बीच में मर्यादा है? अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी है, निष्ठा है? उसी तरीके से आज हमारे बलरामपुर में भी विश्व आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन आज जो सारे चैनल वाले, मैं भी पत्रकार हूं, ये इतना पूरा, ये देख रहे, इतना इतना लटका हुआ है आईडी कार्ड।
लेकिन इसका उपयोग करूंगा तो मैं किनारे जैसे 10 साल से था किनारे ही हो जाऊंगा फिर से। आप सभी को पता है जल जंगल जमीन के असली मालिक जो हैं पर्यावरण के ये आदिवासी हैं। ये आज जो हैं जिस रूप में दिख रहे हैं, ये जगह जगह के पूरे छत्तीसगढ़ पे जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं साफ साफ घोषणा करके बता रहा हूं अपनी जिम्मेदारी पे, हर जिले में लगभग कार्यक्रम हो रहा है। आज विश्व आदिवासी दिवस। ये पैसा कौन लगाया? आम लोगों का पैसा है। ये पैसा सरकारों का है, क्षेत्रीय विधायकों का है। मैं जानना चाहता हूं कि ये विश्व आदिवासी दिवस जो होता है या इनका कुछ नेताओं का प्रोपेगेंडा होता है, उसके बाद इनका जीवन स्तर सुधरता है क्या? समाज के मुख्य धारा में रहने वाले लोग, उनको जो उपलब्ध होते हैं उनको उपलब्ध होता है क्या? जंगल का विनाश हो रहा है। जंगलों से खनिज जो है अंदर से जमीन से निकाले जा रहे हैं। ये लाखों करोड़ों साल से आदिवासियों का था, वो उसके सुरक्षा करने वाले थे। क्या आज सरकार उनकी सहभागिता देखती है? क्या कोई भी फैसला जल जंगल जमीन से लिया जाता है तो क्या उसमें उनसे जुड़े लोगों का, उनके मतों का, उनके विचारों का अनुसरण करके और उसको बीच में रख के फैसला लिया जाता है क्या? सरकार का मतलब होता है कि वो लोगों के बीच में देखे कि उनके जीवन में, उनके विकास में, उनके कल्याण में किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों की कमी है। लेकिन आज जो है विकास और कल्याण के नाम पे खेल चल रहा है खुलेआम। कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। और इसमें जितने भी ऊपर के बड़े राजनेता होते हैं या बड़े अधिकारी होते हैं राजपत्रित, ये दोषी हैं, ये जिम्मेदार होते हैं। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? जब कानून नियम ईमानदारी से फॉलो होगा, न्याय करने वाले निष्पक्ष होंगे। लेकिन आज उन्हीं आदिवासियों को मैं देखता हूं, बहुत से ऐसे भाषा का उनके साथ प्रयोग किया जाता है जैसे वो कीड़ा मकोड़ा है। उनके अंदर का जो भय है, उनको जो उनका जगह दिखा दिया गया है, भीड़ में पहचान लिए जाते हैं कि ये ग्रामीण हैं, जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं। अगर कानून व्यवस्था सही हो तो किसी आम इंसान को, पीड़ित को, गरीब को जाके नेताओं के दरवाजों पे हाथ जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ता। क्योंकि आज का लोकतंत्र का व्यवस्था नहीं है, राजतंत्र है। थाने में जिसके नेता का फोन आएगा उसके साथ न्याय हो जाएगा, भले वो अपराधी रहे। ऐसे न्याय होगा जहां पे पढ़े लिखे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पुलिस वालों को धमकाया जाता है कि ऐसा करो नहीं तो यहां भेज देंगे, ऐसा करो नहीं तो भारी पड़ेगा। लोकतंत्र है ये, यही होता है लोकतंत्र। तो हम तो आ रहे बताने लोकतंत्र क्या होता है? इस बार जो है
मेरे छत्तीसगढ़ का कोई भी नेता होगा, कोई भी लीडर होगा, वो जहां भी प्रचार करता मुझे मिलेंगे आम लोगों के बीच में, मैं उनसे सवाल करूंगा। अगर वो सवाल का जवाब नहीं दिए इस 2023 विधानसभा चुनाव का, उनका भविष्य का, वो जो जीत हार का वो होता है, वो मैं लिखूंगा, मैं बताऊंगा। अगर सांस चलता रह गया तो ये जो जितने भी फर्जी नेता हैं, जो बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, राज्य और समाज के लोगों के दुश्मन हैं, वो तैयारी करें, मेरे सवालों के उत्तर ढूंढें, क्योंकि यहां पे विजय या वीर गति, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आऊंगा और आज के जो नेता वाहवाही लूट रहे हैं जिन कामों के लिए, जिन योजनाओं के लिए, मैं स्पष्ट रूप से एक एक साफ साफ डेटा में निकाल के बताऊंगा कि ये खेल हो रहा है, विकास हो रहा है, या इंसानों के साथ साथ इस धरा का विनाश किया जा रहा है। मेरे किसी कथन के लिए किसी कागज पत्तर की जरूरत नहीं है, किसी गवाह सबूत की जरूरत नहीं है। अच्छाई हर कोई चाहता है, हर इंसान चाहता है अच्छा हो, उसके साथ भला हो, न्याय संगत व्यवहार हो, पर होता है क्या? कौन करेगा? जब आम इंसान एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे तो ऐसे दो कौड़ी के नेता और इनके अधीन कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी के अंडर में आम इंसान आज गुलाम है, जिनके पास पैसा पावर नहीं है। मैं जमीन से दिखाऊंगा इस बार कि ये जो हमारी सरकारें हैं, ये करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का जो जगह जगह फ्लेक्सी लगाते हैं कि इतना खर्च किया, इस चीज के लिए इतना किया, 15 साल और 10 साल 25 साल का बायोडाटा, पूरा लेखा जोखा लेके आ रहा हूं जमीन पे फिर से। और मैं बताया भी था कि दिल्ली यात्रा इसीलिए कैंसिल किया था। रोड नापने से कुछ नहीं होता, क्योंकि रायपुर तक मैंने नाप के देखा है। चलना तो है हर हाल में, जब तक जीवित हैं तो छत्तीसगढ़ में ही चलेंगे, हर जिले में आएंगे और बताएंगे कि वास्तविक रूप में चल क्या रहा है, होना क्या चाहिए था, कौन लोग पापी हैं, अपराधी हैं, दोषी हैं, और कितने मासूम लोगों को, अच्छे लोगों को, सीधे साधे लोगों को, जो छल कपट, 3-5, लोभ लालच कुछ नहीं जानते, उनको शैतान बना रहे हैं। हिसाब सबका होगा। और ये जितने नेता जो हैं ढोंग करते हैं गरीबों के विकास के नाम पे, उनके कल्याण के नाम पे, मैं एकदम सामने से एक्सप्लेन करूंगा हर चीज। फिर किसी को किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं रहेगा तय करने के लिए कि सही क्या है, गलत क्या है, सही कौन है, गलत कौन है। क्योंकि छोटा कर्मचारी छोटे स्तर पे घूस लेता है। आप सुने होंगे अभी लाइव में, उसको नहीं पता था कि लाइव चल रहा है। उसका भाई जो है 200 रुपए क्या होता है, आप कल्पना करके देखिए। जो पैसे का मोल जानते हैं, कुछ नहीं है, लेकिन वो 200 रुपए लेने के बदले में उसको जो भय अभी मिला है, वो डर रहा था, वो उसको कितना विचलित कर सकता है, किया होगा, मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित अंदर से अभी हुआ होगा, मैं समझ रहा हूं। लेकिन इसको कराने वाला कौन है? हम सभी के बीच में जो बैठे हुए
स्वघोषित स्वनिर्मित बाप हैं, जिनको मैं शैतान भी बोलता हूं, राक्षस भी बोलता हूं, वो है, वो खुला छूट देते हैं कि तुम वहां पे लो, हम यहां पे लेंगे। ठीक है, उनको हम देंगे, हम आ रहे हैं देने, क्योंकि मुझ जैसा पागल सरफिरा जो है ना, उसका कोई सीमा नहीं है। जो समझदार पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका एक दायरा होता है, सीमा होता है, लेकिन मुझ जैसे पागल इंसान का कोई सीमा नहीं होता, कोई दायरा नहीं होता है। वो वहां तक जा सकता है, वहां तक सोच सकता है, वहां तक कर सकता है जहां तक उसको लगता है कि वो कर सकता है। लेकिन आज समाज में अधिकांश लोग मुर्दे हो गए हैं, इसलिए वो तकलीफ को ही अपना जीने का सहारा समझ लिए कि नहीं, जीना है तो ये तो करना है, जीना है तो सहना है। क्यों सहे भाई? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, क्यों मान ले भाई? इक्वलिटी की बात करने वाले, समान व्यवस्था, समान अधिकार की बात करने वाले ऐसे जगहों पे कहां मर जाते हैं। छत्तीसगढ़ से हम शुरू किए हैं। देश भर के जितने मेरे युवा क्रांतिकारी साथी हैं वो अपने अपने जगह से मोर्चा संभाल ले। बहुत जल्दी मैं सभी टीमों के बीच पहुंचूंगा और देश के लोगों के लिए, देश के राजनेताओं के लिए, देश के सरकारी सिस्टमों के लिए व्यवस्था क्या होना चाहिए, उनके लिए सवाल क्या होने चाहिए, उनके प्रति उत्तर क्या होने चाहिए, ये सारा चीज मैं लेके आ रहा हूं। और हां, एक चीज और विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि जो 5 साल से 10 साल से 20 साल से नेता हैं, उन्हें कोई लाइसेंस सर्टिफिकेट मिला है क्या कि वही नेता बनेंगे, वही जनता के बीच बात करेंगे, जनता उन्हीं का सुनेगा? तो नेताओं में भी मुझे बहुत सी गलतियां दिखी, वो गलत बहुत से जगह पे हैं। हमें नेता बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हां, नेता कैसे होने चाहिए? नेता भाषण सुनाने वाले होने चाहिए कि सवाल सुनने वाले होने चाहिए? मैं बताने आ रहा हूं। सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं सुना सकता था, इसलिए पार्टी ज्वाइन किया। उनके पास अपने मॉडल होते हैं, उनके विचार होते हैं, उनके सामर्थ्य होते हैं। ये बताऊं एक प्रकार से खोल के, तो उनका जो औकात होता है वो बताते हैं, दिखाते हैं, और अस्तित्व में दिख रहा है जो उनका औकात है, जो कर सकते हैं। तो उसी को चरितार्थ करने के लिए हम जमीन पे उतर रहे हैं। बताएंगे नेता का मतलब क्या होता है, उसका धर्म क्या होता है, उसका कर्म क्या होता है, उसके लिए प्राथमिकताएं क्या होती हैं। उम्र बड़ा होने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। उसके सोच पे, उसके विचारों पे निर्भर करता है कि वो किस उम्र का है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी बता रहा हूं, एक बार बोला था, याद होगा, कि अभी भी मौका है, सत्य के साथ खड़े हो जाइए, कल तो वैसे भी मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये चुनौती भी है, घोषणा भी है। जिसको डाउट लगता है, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज। मैं बताने तैयार हूं कि समीकरण इस बार कैसे बिगड़ेंगे, कौन बिगाड़ेगा, कैसे बिगाड़ेगा। मेरे पास पर्याप्त कारण है, पर्याप्त आधार है, जिससे मैं आज के इन राजनेताओं का समीकरण बिगाड़ दूंगा। हां, यह नहीं बोल सकता कि अगर मेरी सांसें रुक गई तो हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा, लेकिन फिर भी होगा। इस बार
राजनीति का सही मतलब जो है मैं बताऊंगा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना सत्यम महाराज, अनिसुर अम्मार भाई हमारे बिहार से जुड़े हुए हैं। खान राजन भाई, मंगल सिंह जी हमारे बड़े भाई यूपी से जुड़े हुए हैं। रजीउल्लाह अंसारी जी जुड़े हुए हैं। हमारे चांदो से बसीरुल हक भाई जुड़े हुए हैं। खालिद अंसार जी, प्रभु यादव सर जी और कमलेश कुमार जी, दीपाली बनर्जी जी, जितने भी लोग जुड़े सभी को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। तो इस बार जो है दारू, मुर्गा, पैसा, साड़ी, कंबल, जो लोग मुझको छत्तीसगढ़ में ये चेतावनी है, कितने भी बड़े नेता हो, कोई भी मंत्री हो छत्तीसगढ़ का, अगर वो कहीं पे दारू, पैसा, साड़ी, कंबल वितरण करवाते दिख गया तो उसका विनाश एकदम तय है। विनाश मतलब कि वो मरेगा नहीं, लेकिन वो कभी राजनीति करने लायक रहेगा नहीं। क्योंकि जो नेता काम करता है, जो सरकार काम करता है, उसको प्रलोभन लालच देके ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ता। क्योंकि एक सरकार जो बनता है 5 साल जो देने के लिए बनता है आम नागरिकों को, आम लोगों को, वो ईमानदारी से नहीं देता है। इसलिए इनको चुनाव के समय पैर पे नाक रगड़ना पड़ता है, तलवे चाटना पड़ता है, दरवाजे दरवाजे पे जाना पड़ता है। उस समय इनके गार्ड पीछे रहते हैं, क्योंकि जो दिख जाए भावुक होके एकदम लेट जाएंगे, फेंका जाएंगे पैर पे। लेकिन ये जीतने के बाद हमारे देश के पढ़े लिखे जो जवान हैं, पुलिस अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनके घेराव के बीच में हो जाएंगे। अगर पब्लिक परेशान हुआ तो 5 साल उनका सामना उनके सुरक्षा गार्डों से होगा, पुलिस से होगा। ये सारा खेल नेता करेंगे और लास्ट में ये पढ़े लिखे समझदार अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस को पब्लिक से भिड़वाएंगे। बहुत जल्दी व्यवस्थाएं बदलेंगी, समय नहीं है ज्यादा। और वैसे भी हमें कोई समीकरण बनाने के लिए 2-4 महीने नहीं चाहिए। इधर ये जो भेजा होता है ना, इसमें लाखों करोड़ों समीकरण है, विकल्प हैं। और जिसको भी लगता है कि ये सब हवा बातें हैं, तो पर्सनली मैं बोलता हूं, बैठ के पूछ ले, मैं नंबर भी सार्वजनिक करके रखा हूं। 24 घंटे अवेलेबल हूं, किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी है जो मैं बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, देश भर से हैं मेरे बहुत से क्रांतिकारी साथी हैं, भाई हैं, उनके विकल्प उनके पास भी हैं। तो इस बार अगर डाउट है किसी को, एकदम होशो हवास में घोषणा कर रहा हूं, पूर्ण रूपेण घोषणा, कि अगर मैं दिसंबर तक जीवित रह गया तो छत्तीसगढ़ में इतिहास लिखा जाएगा। किस बिना पे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, कोई भी पूछ सकता है, बात कर सकता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में इस बार लोगों को मैं बताऊंगा कि आप कंफ्यूज मत हो, आप गुमराह मत हो। बस उनका एक पेड़ में जीवनी, उनके जरूरत का चीज, जिसे देने के लिए आज का सत्ता सरकार उनके मतों को लेता है।
लोकतांत्रिक अधिकार जो है लोगों के, उसका चीरहरण आज की सरकारें कर रही हैं। मैं बताऊंगा कि जो जनप्रतिनिधि आपके इतने सवालों का जवाब देता है उसे वोट दो। और मेरे वक्तव्य के बाद, मेरे कथन के बाद सामने सुनने वाला आदमी स्वतः तय कर लेगा कि ये चापलूसी है या कि बिना हाथ पांव का बात है या इसका कोई परिभाव भी है। और याद रखिए, मुझ जैसा इंसान अगर एक बार कहीं हार जाए या एक बार निगेटिव हो जाए, वो आगे नहीं चल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। और ये 2 दशकों का अनुभव, तजुर्बा किसी से मिलता जुलता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो सीएम महोदय हैं, 2000 में लगभग राहत कार्य शिविर मंत्री ऐसे कुछ थे, उनके बंगले में मैंने रहा है। 7 दिन उनके गार्ड लोग जो खाना बना के खिलाते थे, उन्हीं के बंगले में खाए। 20 साल उनको लगा सीएम बनने में, जबकि उस समय मंत्री थे। तो मैं ये भी जानता हूं, मैं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं खोल के बता रहा हूं कि जितना उनके मंत्री होने के बाद अनुभव रहा और 18 या 19 में लगभग सीएम बने। एक मंत्री को अगर 18-19 साल सीएम बनने में लगते हैं तो मैं मानता हूं कि वो योग्य नहीं है। और अपने पास तो इतना समय नहीं, इतना उम्र ही बाकी नहीं है। तो 2-4 महीने में ही देखते हैं क्या कर सकते हैं। और जो करेंगे वो सार्वजनिक होगा, आपके सामने होगा, क्योंकि मैं बताया हूं 6वीं पढ़ा लिखा कलयुग का भगत सिंह। मैं एक शिक्षक हूं और जब तक मुझको संपूर्ण रूप से आप गलत साबित नहीं कर देते, ये यात्रा यथावत अपने विजय पथ पे अग्रसर रहेगा। मजाक में कोई ना लेना भाई, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी बातें कहां तक जाती हैं, कहां पे किस रूप में चर्चा होता है, किन मंत्रियों के बीच में 10-10 मिनट 20-20 मिनट मेरे बारे में चर्चा होता है। सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास है। उसके बिना पे मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास अगर काम करने का तरीका होता, आप काम ईमानदारी से किए होते, तो हमारे बारे में चर्चा नहीं चला रहे होते, काम करते। तो बहुत सी बातें हैं जो कह सकते थे, लेकिन कहने में समय बर्बाद होगा, इसलिए जमीन पे ही प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और आगे जो है आप सभी बढ़िया से समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता था, मैं चाहता क्या था, क्यों चाहता था, वो कितना महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, ये सभी को पता चलेंगे। और मैं इस लाइव को जो है यहीं पे स्थगित करूंगा और मुश्किल से हफ्ते दिन और मुझको लग रहे लगेंगे इस चक्रव्यूह से, इस भंवर से निकलने हेतु। निकलने के बाद मैं एक एक दिन में बताऊंगा कि काम कैसे होते हैं, किस स्तर पे होते हैं, क्यों होने चाहिए। जितने भी लोग जुड़े सभी को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। गुलामी को कितने ही खूबसूरत नाम से क्यों न पुकारा जाए। मैं रिप्ले थोड़ी देर में देता हूं, देख के जितने भी कमेंट होंगे। When the world sleeps, India will awake to life and freedom, freedom, freedom.
चलिए फिर से मिलते हैं, सभी को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।